हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस है। फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एंशियंट हिस्ट्री का। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं, इसमें हम क्या करेंगे। जो हमारा पहला लेक्चर था एंशियंट हिस्ट्री का, जिसमें हमने बताया था आपको कि किस तरह से हिस्ट्री को, एंशियंट हिस्ट्री को तीन तरह से डिवाइड किया गया है। तो वो जो चीजें उस लेक्चर में आपको बताई गई थी, वो सारी अब यहाँ पर आपको राइटिंग फॉर्म में मिलेंगी और आपको लिखी हुई चीजें मिलेंगी, और कुछ एक उससे इंपॉर्टेंट अलग भी चीजें बताई जाएंगी। तो लेक्चर थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, और पहले लेक्चर की रिवीजन भी इस लेक्चर में हो जाएगी। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्राक इतिहास। मैंने आपको पहले बताया था प्राक इतिहास किसे कहते हैं। जिस समय के मनुष्यों के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसे प्राक इतिहास कहते हैं। तीन तरह के इतिहास थे, वो हमने अच्छे से डिस्कस किए थे पहले वीडियो में। आई होप आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो थोड़ा सा आप उसको रिवाइज कर लीजिए। प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास कंप्लीट। प्राक इतिहास में क्या था, उनके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे। दूसरा था औद इतिहास, जिसके की लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। और तीसरा है इतिहास, जो कि वैदिक से आगे का पूरा पीरियड है, जिनके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है। तो आपको तीनों चीजें अच्छे से पहले क्लियर हो चुकी होंगी। आज हम बात करते हैं प्राक इतिहास के बारे में। शुरू यहाँ से कर रहे हैं। तो इनका कोई हमारे पास राइटिंग नहीं है, कोई लिखित रूप में हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है। इसे प्राक इतिहास या फिर प्रागैतिहास कहा जाता है। प्राप्त अवशेषों से हम उस काल के जीवन को जानते हैं। इस समय के प्रमाण उनके औजार हैं या फिर जो उनके हथियार थे वो हैं, और वो उस समय के औजार जो है पत्थरों से निर्मित होते थे। तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्राग ऐतिहासिक या फिर प्राक इतिहास के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ उनके जो औजार है या फिर जो हमें प्रमाण मिले हैं, प्रमाण में जो जो चीजें हमें मिली हैं, उनसे हम यहाँ पर जो है पता लगा सकते हैं कि उस समय जो है कंडीशंस कैसी थी, लोग वहां पर कैसे रह रहे थे उस समय के लोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस या फिर ज्ञानी मानव। अब ज्ञानी मानव कौन है, तो ज्ञानी ज्ञानी मानव जो पहले जंगलों में रहते थे, जिन जिस तरह से आज इंसान बना है, आज मानव का जन्म हुआ है, तो ये पहले होमोसेपियंस होते थे। पहले जानवर थे, जानवर से फिर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होती गई और फिर होमोसेपियंस की तरफ बढ़ गए और ज्ञानी मानव की तरफ बढ़ते चले गए। और आज आप देख सकते हो मानव कितना विकसित है, जिसने ट्रेन जैसी चीजें, प्लेन जैसी चीजें बना रखी है, मिसाइल जैसी चीजें बनाई हैं। तो ये धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता गया और एवोल्यूशन होता गया। तो होमोसैपियंस का आविर्भाव 30-40 हजार वर्ष पूर्व माना गया है, कि होमोसैपियंस जो है 30 से 40 हजार पूर्व आए थे। उस समय मनुष्य जंगलों में निवास करता था। तो वो कहाँ पर रहते थे, जंगलों में। अब हमने यहाँ पर अच्छे से पढ़ा था कि हिस्ट्री के अंदर, एंशियंट हिस्ट्री में, कि लिए जो लोग थे जंगलों में रहते थे और हथियार यूज करते थे, पत्थर के हथियार। उनसे ये शिकार करके खाते थे, इनको और कोई काम नहीं था। फिर धीरे धीरे कैसे एवोल्यूशन होता गया, कैसे धीरे धीरे लोग यहाँ पर जो है उन प्रगति करते गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ए कनिंघम, जिसको कि अलेक्जेंडर कनिंघम बोलते हैं, को प्रागैतिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो 1861 में की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। 1861 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, इसका मुख्यालय। और इसके जो है फादर कौन है या फिर इसके जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि एक ब्रिटिशर थे। नेक्स्ट पर चलते हैं यहाँ पर हम। और लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, औजारों की प्रकृति के आधार पर प्राक इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। मतलब एक जो पाषाण काल था उसको आगे तीन भागों में बांटा गया है। हमने डिस्कस किया था पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। और इनके कुछ अलग अलग, इनके हमने कुछ गुण पढ़े थे, कुछ सूत्र पढ़े थे, क्या मिला था पुरापाषाण में, मध्य पाषाण में क्या क्या चीजें मिली थी, नवपाषाण में क्या चीजें मिली थी, हमने अच्छे से डिस्कस किया था। पश्चिमोत्तर भाग के सोहन घाटी, अब यहाँ पर पश्चिमोत्तर भाग है, तो भारत का पश्चिमी भाग, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये जहाँ पर पश्चिमी भाग है, पश्चिमोत्तर भारत के सोहन घाटी क्षेत्र से पूरा पाषाण संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि पूरा पाषाण संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन में अगर पश्चिम भारत दिया हो तो पश्चिम भारत टिक करना है, अगर सोहन घाटी दिया हो तो सोहन घाटी टिक करना है।
और यहाँ पर जगह का नाम याद रखिए, यहाँ स्थित चौंतरा नामक स्थान से हस्त कुठार तथा शल्क पाए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि उनके जो औजार थे वो शल्क से बने होते थे। नेक्स्ट है जो मध्यापाषाण में हथियार थे वो क्वार्टजाइट के बने होते थे, तो उनके जो हथियार थे औजार वो क्वार्टजाइट से बने होते थे। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, ये नाम याद रखना, प्रतापगढ़ जगह कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। वहां पर स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा भारत के सबसे पुराने ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल हैं। तो पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा, तीनों कहाँ पर है? तीनों उत्तर प्रदेश में जो प्रतापगढ़ जिले के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मध्यपाषाण कालीन स्थल बागौर राजस्थान तथा आजमगढ़ मध्य प्रदेश से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये हमें पशुपालन का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो ये हमें बागौर राजस्थान और आजमगढ़ मध्य प्रदेश, ये हमने पहले भी लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये जो हमारे फर्स्ट लेक्चर की रिवीजन है और आपको जो सारी चीजें रिटन फॉर्म में मिल जाएंगी, उस लेक्चर में आपका सिर्फ बेस तैयार किया गया था, आपका आधार तैयार किया गया था कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई, हिस्ट्री को किस किस तरह से जो है आगे डिवाइड किया जाता है, किस किस तरह से हमारी हिस्ट्री आगे बटी हुई है, आगे किस तरह से इसके पार्ट्स हैं और क्या क्या हमने पढ़ना है। तो ये हमारा वहां पर जो है पहले जो है बेसिक लेक्चर था, अब उसका आपको जो है रिटन फॉर्म में पूरा लेक्चर मिल रहा है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे और आपको चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएं। तभी आपको ये कुछ लग रही होंगी कि हाँ ये पढ़ी हुई चीजें हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर स्थायी निवास का प्रारंभिक साक्ष्य सरायनाहर राय एवं महदहा से स्तंभ गर्त के रूप में मिलता है। भीमबेटका से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कौन सी घाटी पे है ये नर्मदा घाटी में है, हमने पहले डिस्कस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, नर्मदा घाटी में। और वहां पर जो है प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो चित्रकारी है ये किस काल से संबंधित है? ये तीनों काल से संबंधित है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। तो ये तीनों काल से संबंधित है यहाँ पर जो चित्रकारी के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आजमगढ़ की गुफाओं से गुफा चित्रकारी का प्रमाण मिलता है, जिनमें आखेट मैंने बताया था, आखेट क्या होता है? शिकार करने की फोटोएं हैं, नृत्य डांस करने की फोटोज हैं, युद्ध गतिविधियों को चित्रित किया गया है। तो ये आजमगढ़ के अंदर जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में चित्रकारी की गई है। और चित्रकारी में क्या क्या चीजें छपी हुई थी कि जो है ज्ञानी मानव आदमी शिकार कर रहा है, भाला लेके कुत्ते के पीछे दौड़ रहा है, भाला लेके हिरण के पीछे दौड़ रहा है, भाला लेके खरगोश के पीछे दौड़ रहा है, या फिर भाला नहीं पत्थर लेके दौड़ रहा है तो पत्थर के औजार लेके दौड़ रहा है, नृत्य है, कुछ डांस करते हुए, कुछ वहां पर फोटो विजुअल्स बनाए गए हैं, युद्ध गतिविधियां कि हाँ आपस में कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि कुछ औजार थे, शिकार करते वक्त आपस में कुछ मतभेद होने की वजह से आपस में भी लड़ाई हो जाती थी, तो उस लड़ाई को युद्ध गतिविधियों को इस माध्यम से वहां पर चित्रित किया गया। तो ये कहाँ से मिली है सारी चीजें? आदमगढ़ से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मध्यपाषाण काल के मनुष्यों ने अनुष्ठान के साथ शवों को दफनाने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो सबसे पहले शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मध्यपाषाण काल में। मध्य भारत की लेखनियों से ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो ये हमें पता कहाँ से चला है? ये जो मध्य भारत मेडिवल इंडिया है वहां से कुछ लिखित साक्ष्य मिले हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और हम लास्ट देख चुके हैं कि लिखित साक्ष्य कौन कौन से थे, लास्ट वीडियो में देखा है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि लेक्चर्स एक दूसरे से सारे लिंक हैं, जुड़े हुए लेक्चर्स हैं, तो एक दूसरे पार्ट्स देख लिया करो। पहला लेक्चर नहीं देखा तो वो भी जाकर देख लिया करो। कुछ मान लीजिए लेक्चर में डिस्कस किया कि ये दूसरे लेक्चर में करवाया गया है, तीसरे लेक्चर में करवाया गया है, तभी तो आपको लेक्चर्स के नंबर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कि ये पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है। क्यों? क्योंकि जब आपको बताया जाता है कि ये पहले लेक्चर में करवाया हुआ, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए टाइम पे याद नहीं आ रहा कि क्या करवाया हुआ है, तो फिर इस लेक्चर के खत्म होने के बाद उस लेक्चर को रिवाइज कर लिया करो कि इसमें क्या क्या बताया गया था, ताकि वो मुझे चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नवपाषाण या फिर नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सर जॉन लुबाक ने। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज पूछा जाता है कि नवपाषाण या फिर ये नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सर जॉन लुबाक ने किया था। और
मध्यपाषाण काल में आग तथा नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। और यहाँ पर जो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हो चुका था, मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था। लेकिन आग का उपयोग जो है वो हमने कहाँ सीखा था, मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में पहिए तथा इसके साथ कृषि और स्थायी रहन सहन, स्थायी समाज का यहाँ पर जो हमने आविष्कार किया था। नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषता खाद्य उत्पादन मतलब कृषि, पशुओं के उपयोग की जानकारी मतलब पशुपालन, और स्थित ग्राम जीवन का विकास मतलब समाज या फिर स्थायी जीवन, मतलब वहां पर अपना एक जगह बनाकर रहने लग गए। तो जहां पर कृषि होती है वहां पर लोग उसके पास में रहते हैं। पहले क्या करते थे, पहले के लोग आखेटक हुआ करते थे। आखेटक मतलब शिकार किया, अपना पेट भरा। और इनको ये भी तो आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये शिकार करते थे तो एक जगह पर रहकर भी तो ये शिकार कर सकते थे। तो मान लीजिए कोई एक एरिया है, जैसे कोई यहाँ पर हरियाणा में, हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई हरियाणा में है, हरियाणा के जंगलों में यहाँ पर घूम रहा है। तो यहाँ पर 100 लोग हैं, वो 100 लोग शिकार करके खाते हैं, वो डेली यहाँ पर 10 से 12 जानवरों को खा जाते हैं। तो आखिर 1 महीने में, 2 महीने में सारे जानवर खत्म हो जाएंगे या फिर उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो फिर ये यही छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। तो इसलिए इनको आखेटक कहा जाता था कि शिकार करते थे और एक जगह पर कभी स्थायी नहीं होते थे, क्योंकि जहां पर जानवरों की संख्या कम हो जाती थी वहां से फिर ये पलायन कर जाते थे, दूसरी जगह पर चले जाते थे और वहां पर जाकर शिकार करने लग जाते थे। तब तक यहाँ की जो है पशु फिर से पशुओं की संख्या, जानवरों की संख्या बढ़ने लग जाती थी डे बाय डे रिप्रोडक्शन से। तो यहाँ पर जनसंख्या में फिर बढ़ोतरी हो जाती थी, ये फिर से आ जाते थे। तो इस तरह से पहले जीवन निर्वाह हुआ करता था। आई होप आपके बेसिक्स जो है क्लियर हो गए होंगे और क्लियर हो भी रहे होंगे। आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया गया है उसमें लेक्चर्स हैं, वो उसमें जो स्टडी मटेरियल में पीडीएफ फाइल्स हैं उनको पढ़ लिया करो, वो आपके बेसिक को और स्ट्रॉन्ग करेंगी। साथ में अगर आपको बुक्स पढ़ना चाहें तो बुक्स भी पढ़ सकते हो, वैसे तो जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो चीजें करवाई जा रही हैं इनके मैं आपको नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो ये इनफ है आपके लिए। सारी चीजें इसमें से आपके अच्छे से कवर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी कोई एनसीईआरटी पढ़ना चाहे कि हाँ मेरा शौक है, मैं देखना चाहता हूँ एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें, तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस ये सब पढ़ने के बाद। नेक्स्ट देखिए मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है, ये बलूचिस्तान में है, जो कि अब प्रेजेंट पाकिस्तान के अंदर है। तो मेहरगढ़ में सबसे पहले नवपाषाण जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध नवपाषाण कालीन स्थल है, जहां पर 7000 ईस्वी पूर्व में कृषि कार्य का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां पर था, मेहरगढ़ में। वहां पर गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। तीसरी सहस्त्राब्दी ईस्वी में कश्मीर में समृद्ध नवपाषाण कालीन स्थल ब्रुज होम, ये ब्रुज होम मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था, ब्रुज होम, और दूसरा है गुफ कराल। तो ये दो चीजें कहां पर है, ये कश्मीर के अंदर है। याद रखना, ब्रुज होम और गुफ कराल मैच द फॉलोइंग में पूछे जाएंगे, मिलान करो में पूछे जाएंगे, तो पता होना चाहिए ब्रुज होम कहां पर है और गुफ कराल कहां पर है, कश्मीर के अंदर है। ब्रुज होम से स्तंभ गर्त तथा गर्त ग्रह का साक्ष्य मिला है। स्तंभ ग्रह और गर्त ग्रह क्या होता है, जमीन के अंदर खड्डे बनाकर रहने की जो है परंपरा, उसको गर्त ग्रह बोलते हैं। और स्तंभ कुछ एक जगह पर मिट्टी के ऐसे बना के, खंबे बना के उसके अंदर रहते थे, उसको गर्त बोलते हैं। और गर्त ग्रह जो मिट्टी के जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहते थे। तो ये कहाँ से मिले साक्ष्य, ब्रुजहोम से। मनुष्य के साथ कुत्ते, भेड़िए तथा जंगली बकरे के शवाधान का भी प्राप्त हुए हैं। मतलब जब किसी आदमी का शव दफन करते थे तो उसके साथ उसके कुत्ते का, भेड़िए का या फिर जंगली बकरे का शव भी दफन कर देते थे। और सबसे पहला जानवर जो पालतू जानवर वो कौन सा था, कुत्ता। और नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित कोल्डी हवा नामक स्थान से चावल की कृषि का साक्ष्य मिला है। तो पहला चावल की कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये उत्तर प्रदेश में, क्या नाम है जगह का, कोल्डी हवा। नाम याद रखना, कोल्डी हवा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से चावल की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और दूसरी तरफ हमने इससे पहले जो देखा था, मेहरगढ़ में जौ की वहां पर साक्ष्य मिले हैं। कृषि के पहले साक्ष्य वहीं से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ में, और भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर कोल्डी हवा नामक स्थान पर चावल की कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है चिरांद। बिहार से हड्डी के नवपाषाण कालीन अनेक उपकरण पाए गए हैं जो हिरण के सींगों से बने हुए हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि जो हड्डी प्रयोग की गई थी नवपाषाण कालीन
पाषाण काल में, तो वो किस जानवर की थी? वो हिरण के सींग की हड्डी प्रयोग की गई थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिरण के सींग की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये चिरांद, बिहार से मिले हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए, आपको फुली प्रिपेयर रहना है, आपको खुद की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ कि एक क्वेश्चन को किस किस पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, किस किस तरह से क्वेश्चन को एग्जाम में घुमाकर पूछा जा सकता है। क्योंकि क्वेश्चन तो वही है फ्रेंड्स जो बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, क्वेश्चन को इस तरह से घुमा दिया जाता है कि स्टूडेंट के समझ में नहीं आता, हालांकि उसने पढ़ी हुई होती है सारी चीजें। तो इसलिए मैं एक एक लाइन पे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाता हूँ, ताकि आपको सारी चीजें याद रहें कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आती होंगी सारी चीजें। नेक्स्ट देखिए, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो कहाँ पर है? लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये उत्तर प्रदेश में है। मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। तो मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चौपानी मांडो से। मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया उसका नाम क्या था? तो तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा या फिर ताम्र धातु का प्रयोग किया गया था। तांबे से जिस युग में औजार अथवा हथियार बनाए गए जाने लगे उसे क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, उस समय तांबे के औजार और हथियार। एक जनरल क्वेश्चन है आपके लिए, आप थोड़ा सा उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, अपना माथापच्ची कीजिए। औजार और हथियार में क्या फर्क है? ये जनरली फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं? इंटरव्यू में। अगर मान लीजिए आप कुछ भी आपसे पूछ रहे हो, आपने एक बार औजार बोल दिया, दूसरी बार हथियार बोल दिया, तो इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू शेड्यूल्ड होता है कि इंटरव्यू के अंदर, वैसे तो इंटरव्यू का शेड्यूल होता है कि कब इंटरव्यू होगा, लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन जो है वो ऐसे प्री क्वेश्चंस नहीं होते, पहले बनाकर नहीं रखे होते, वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं। वो आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा औजार और हथियार में क्या डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। औजार वो होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिनकी हेल्प से हमारा डेली का काम, डेली रूटीन का काम आसान हो जाता है, उसको हम औजार बोलते हैं। जिस तरह से नाइफ एक औजार है, लेकिन इसको हथियार की तरह भी यूज कर सकते हैं। कुल्हाड़ी ये एक औजार है, लेकिन इसको हथियार की तरह भी यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर गन है तो ये सिर्फ और सिर्फ हथियार है, ये औजार की तरह उपयोग में नहीं आ सकता। तो औजार क्या होते हैं? जो हमारे डेली लाइफ को आसान कर देते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में हम रूटीन में काम करते हैं, उन काम करने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, वो होते हैं औजार। और हथियार जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए या फिर अपने बचाव के लिए यूज किए जाते हैं, वो हैं हथियार। हथियारों से जंग लड़ी जाती है, औजारों से जंग नहीं लड़ी जाती। तो आप कुछ भी बता सकते हो, लेकिन चीजें यही है, पॉइंट्स ये हैं। तो ये पॉइंट्स अगर आपके माइंड में होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। और जब आप इंटरव्यू में होते हो तो उस समय क्या रहता है? उस समय आपके माइंड पे छोटा सा एक स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस किस चीज का? कि मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ, अगर इंटरव्यू पास हो जाएगा तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, अगर इंटरव्यू में रह गया तो फिर मैं फेल हो जाऊंगा। ये स्ट्रेस आपको क्या होता है? ये छोटे से क्वेश्चन औजार और हथियार में भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कि सॉरी सर मुझे पता नहीं है, सॉरी सर मैं भूल गया। तो छोटी सी चीज है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर रहोगे, आपके माइंड में इमेज बनी होगी कि क्या क्या डिफरेंस है, तो आसानी से आप चीजें कर पाओगे। ये एक क्या था? ये तो एक एग्जाम्पल था। आपको डेली वीडियोस में, जो डेली की वीडियोस रहती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सारे आपको कंप्लीट चीजें करवाई जाएंगी। उनमें मेंस के कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उनमें प्री के कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, और उनमें जो इंटरव्यू के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे डिस्कस करवाए जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर से क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको, करंट अफेयर से किस तरह से प्री का क्वेश्चन बनता है, किस तरह से मेंस का क्वेश्चन बनता है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से टैकल करवाई जाएंगी। और अगर आपको कभी भी किसी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप कमेंट कर सकते हो, ताकि आपके कमेंट का हम रिप्लाई कर सकें, आपकी जितनी भी क्वेरीज है वो हम ले सकें, और आपकी क्वेरीज का हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है रिप्लाई कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।